कहानियां में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए रोमांचक हिंदी ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए। आज की कहानी आखिरी शिकार पार्ट 1। पश्चिम इंग्लैंड का एक छोटा अनजान रेल स्टेशन के ठंडी वेटिंग रूम में अभी बैठे हैं दो लोग। वो लोग पिछले 1 घंटे से वहां पर ही बैठे हैं। कौन जाने और कितनी देर तक यहाँ पर बैठे रहना पड़ेगा। शायद अभी भी बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। बाहर बहुत ही ठंडी है, घना कोहरा है चारों तरफ। ट्रेन आने का समय बीत चुका है। ट्रेन लेट है। आखिर कब ये ट्रेन आएगी ये स्टेशन मास्टर भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि उनके पास भी ट्रेन आने की कोई खबर नहीं आई है। वेटिंग रूम में कोई सामान ही नहीं है। यह जगह किसी भी यात्री को पसंद नहीं आएगा। घर के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बल्ब की थोड़ी सी ही रोशनी है। उस बल्ब का तो कोई सेट भी नहीं है। अग्निकुंड के पास एक नोटिस लगा हुआ है। वहाँ पर लिखा है कि धूम्रपान ना करें। सन 1924 के स्वाइन फीवर के परिसंचरण के संबंध में और एक लेख पिन से दीवार पर चिपका हुआ है। अग्निकुंड से गर्म घनी गंध आ रही है। ये गंध बहुत ही कड़क है। खिड़की के फीके कपड़े के दूसरी तरफ रोशनी है। प्लेटफॉर्म में बत्ती जल रही है, लेकिन वो रोशनी कोहरे के चादर के कारण फीका पड़ गया है। कहीं पर शायद ना चाहते हुए भी लोहे की परत के ऊपर बूंद बूंद पानी गिर रहा है। दो आदमी अभी भी आमने सामने बैठे हैं। अग्निकुंड के पास ही बैठे हैं वो दोनों ही बैठे हैं लकड़ी के कुर्सी के ऊपर। उन दोनों में से जो कम उम्र का है वो इस वातावरण की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उस अनजान आदमी के बातचीत ना करने से ज्यादा गुस्सा था। वो आदमी पतला है, हाइट है मीडियम। वो एक काला रंग का लंबा ओवरकोट पहने हुए हैं। कोट गंदा है। उस आदमी के 2 पैर के जूतों में मिट्टी लगी हुई है। उसने अपने दोनों हाथों को ओवरकोट के पॉकेट में रखा था। उस युवक ने देखा कि यह आदमी बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो युवक इससे बात नहीं करेगा तो समय कटेगा कैसे। ट्रेन कब आएगा पता नहीं, लेकिन तब तक इस सन्नाटे में इस तरह नहीं बैठा जा सकता। नहीं, बातचीत तो होकर रहेगी। अगर ये ना चाहता है तब भी मैं खुद से उसके साथ बात करूंगा। इससे वेटिंग रूम में पैदा हुआ सन्नाटा तो कम होगा। युवक ने सोचा कि उसके साथ जो घटना घटी है वही कह दूंगा। ये एक असाधारण कहानी है। मैंने पूछा, आप एक शिकारी है ना? आपको देख के वैसे ही लग रहा है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, हाँ, मैं एक शिकारी हूँ और शिकार करने के लिए आया हूँ। युवक ने कहा, तब तो आपको लॉर्ड फ्लेयर के निजी शिकारी कुत्तों के झुंड के बारे में पता होगा। हाँ, मैं लॉर्ड फ्लेयर के महल में ही था कुछ दिन के लिए। मैं वहीं से आ रहा हूँ। लॉर्ड फ्लेयर असल में मेरे चाचा है। उसने एक बार मेरी तरफ देखकर हंसा। ऐसा लगा कि वो एक परदेसी है और उसको मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या आप मेरी चाचा की कहानी सुनेंगे? बहुत ही आश्चर्य कहानी है। सिर्फ 2 दिन पहले यह कहानी अपने चरम पर पहुंची है। कहानी छोटी है। पूरी कहानी खत्म करने के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कहूँ ये कहानी? बोलिए, मैं सुनूंगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हाँ, कीजिए। अपनी आंखों को मेरी तरफ उठा के उसने कहा, मेरे चाचा अपने ही महल में रहते हैं। महल के अंदर आराम की कमी है, लेकिन इस महल में बहुत ही जगह है। इस महल से वो अपनी विशाल संपत्ति का देखभाल करते हैं। अत्याचार करके धनी होने का उनका कोई शौक नहीं है। उनका एक शौक है शिकार करना। चाचा ने शादी नहीं की। मैं हूं उनके एकमात्र भाई का एकमात्र बेटा, इसलिए बचपन से ही मैं खुद को उनके इस विशाल संपत्ति का वारिस समझता था। लेकिन युद्ध के समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। युद्ध के समय थोड़ी सी मदद करने के लिए उन्होंने लंदन में चिट्ठी लिखकर एक बेल्जियम की लड़की को भेजने के लिए कहा। एक गूंगी लड़की को भेजा गया उनके पास। वो 25 साल की थी, लेकिन उसके उज्जवल चमकता त्वचा में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मेरी चाचा का दिल पिघल सके। लेकिन धीरे धीरे वो मेरी चाचा की प्यारी होती गई।
ये मेरे लिए दुखद था क्योंकि इतने दिन तक मैं ही अपने चाचा का प्यारा था। उन दोनों में बातचीत होती थी सिर्फ रात में खाने के वक्त। आखिरकार मेरे चाचा ने उसका अपना बेटी करार दिया। सन 1919 की विल को बदल के नए विल में इस लड़की के स्वार्थ को ही देखा गया था। समय ने ही मेरे दर्द को कम कर दिया। मैंने फिर से अपने चाचा के महल में जाना शुरू कर दिया। साल में एक बार वहां जाता था, कुछ दिन रहता, चाचा के साथ शिकार में जाता। असल में यहाँ का सौंदर्य मुझे आकर्षित करता है। इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ आज से 3 दिन पहले। ख्वाहिश थी कि 1 हफ्ते तक रहकर जाऊंगा। मैंने देखा मेरे चाचा पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो बेल्जियम वाली लड़की थोड़ी सी मोटी हुई है। मुझे लगता है कि खाने के सिवा उसके पास और कोई काम नहीं है। उसे अभी लड़की के बदले में औरत कहना सही रहेगा। उस दिन शाम को खाने के वक्त मेरे चाचा थोड़े से चिंतित थे। खाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरे पढ़ने के कमरे में आना एक बार। हाँ, मैं चाचा के पढ़ने के कमरे में गया। वहां मैंने देखा दीवार में कई सारे मैप लगे हुए हैं। घर में घुसते ही चाचा ने मुझसे कहा, पॉल दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद करते ही उन्होंने कहा, कल मेरे पास एक आदमी आया था। वो बहुत ही सुपीरियर गुणवत्ता वाला इंसान था। उसकी खेत है मेरे महल के उत्तर दिशा में। उसने कहा उसके 2 भेड़ खो गए हैं। कैसे खो गए ये वो ठीक से नहीं कह पाया। उसको लगता है कि किसी जंगली जानवर ने इन्हें मारा है। जंगली कुत्ते? नहीं, वो जंगली कुत्तों के झुंड के बारे में बखूबी जानता है। जंगली कुत्तों का शिकार करने का अपना ही एक स्टाइल है। ये बिल्कुल उससे अलग है। किसी सर्कस से भागा हुआ कोई जानवर? मैं भी यही मानता, लेकिन आज मैंने जो देखा, आज रात 1 बजे मैं बाहर टहलने के लिए गया था। तुम तो जानते हो मेरी ऐसी आदत बचपन से है, और इसके सिवाय मुझे भी उस अज्ञात जीव को मारना था। हाँ, आज मैं शिकार के लिए निकला था। पहले महल के चारों तरफ, फिर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। 15 मिनट चलने के बाद मुझे एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने को मुझे समझ में आया कोई किसी को घसीट के पश्चिम से उत्तर की तरफ लेकर जा रहा है। तभी मैंने देखा एक भेड़ को घसीट कर एक भेड़िया उत्तर की तरफ जा रहा है। मेरे पास राइफल थी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन थोड़ा सा जाने के बाद ही वो थम गया। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आमतौर पर भेड़िए ऐसा नहीं करते। तो मैं धीरे धीरे उसके और पास बढ़ने लगा। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ ठंडी हवा बह रही है। तभी एक भयंकर क्रूर आवाज सुनाई दी मुझे। इतनी ठंडी में भी मेरा लेदर कोट पसीने से भीग उठा। ऐसी आवाज तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ये कौन सा जानवर है? थोड़ा और आगे बढ़ती ही मैंने देखा एक 2 पैरों वाला भेड़िया, आदमखोर भेड़िया। आज तक किस्से कहानियों में सुना हुआ आदम भेड़िए को अपने आंखों के सामने देखकर कुछ देर के लिए मैं आश्चर्य हो गया। मानो कुछ देर के लिए मेरा डर छू मंतर हो गया, लेकिन फिर से मुझे डर ने पकड़ लिया। मन में एक घनी शंका जमा हो रही है कि जिस जीव को आज तक नहीं देखा उसको मैं कैसे मारूंगा। लेकिन मैं भी लॉर्ड फ्लेयर हूँ, इतनी आसानी से हार जाऊंगा? आज तक कितने जंगली जानवरों को मैंने मारा है। आखिरकार खोया हुआ साहस फिर से जाग उठा मेरे अंदर। मैंने आवाज न करते हुए राइफल निकाली और उस भेड़िए की तरफ एम करके मैंने गोली चलाई। लेकिन इससे 5 सेकंड पहले पता नहीं कैसे उस जानवर को मेरे रहने का एहसास हो गया और वो झाड़ियों की तरफ भाग गया। गोली चलाना व्यर्थ हुआ। क्या वो जा चुका है? मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी मैं जीत जाऊंगा। राइफल को फिर से अपने कंधे में रख के मैं जब घर वापस जाने के लिए घूमने ही वाला था, तभी मुझे फिर से डर लगना शुरू हुआ। सामने की झाड़ियों में जल रही है 2 आंख के गोले। वो भेड़िया इंतजार कर रहा था कब मैं अपने राइफल को रखूंगा और वो मुझ पर हमला करेगा। हे भगवान, मुझे इस बला से बचा लो। चांद की रोशनी में मैंने देखा एक बालों से ढका शरीर, कान बड़े बड़े, नाक चौड़ा, हाथ और पैर में लंबे लंबे नाखून, एक मुंह नुकीले दांतों से भरा और एक जीभ जिससे लाल टपक रही थी। धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। अब दूरी सिर्फ 10 हाथ जितनी है। एक क्रूर गर्जन और एक चिल्लाने की आवाज। हे परमेश्वर! लाल आंखें आग की तरह जल रही थी।
तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पास तो राइफल थी, तो मैं क्यों डर रहा था और गोली क्यों नहीं चलाई, क्योंकि मेरे ऐसा करते ही वो महज कुछ सेकंड में ही मुझे मार डालता। तभी मैंने देखा दूर से एक जंगली कुत्तों का झुंड आगे बढ़ रहा है। फिर से उस भेड़िए ने चिल्लाया, इस बार थोड़ा सा डर छिपा हुआ था उस आवाज़ में। उसी वक्त वो मेरे बाएं तरफ घूम के झाड़ियों में से जंगल की तरफ भाग गया। कुछ देर के बाद मैं भी महल में लौट आया। मैंने कहा, चाचा, मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह ठीक नहीं हैं। मुझे लगता है आपको कुछ दिन तक आराम करना चाहिए। चाचा ने इस बार कहा, पॉल, अभी मत उठो, मुझे तुमसे और कुछ कहना है। इसके बाद चाचा ने शुरू की एक दिल दहलाने वाली कहानी। आज से करीबन 30 साल पहले मैंने एक हाउसकीपर को नियुक्त किया था। उसका नाम था मैरियट। पहले कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उसके बाद मैंने पहली बार उसे अच्छे से देखा। उसकी त्वचा काली थी और उसमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी मुझे रोका नहीं। इस तरह करीब 1 साल बीते। फिर एक दिन उसने मेरे पास आकर कहा कि वो माँ बनने जा रही है। ये बात सुन के मुझे गुस्सा आया। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मान मर्यादा को भूल जाऊंगा और उसको अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। लेकिन मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, लेकिन बच्चा होने तक तुम मेरे महल के कोने में रह सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाना होगा। मैंने देखा मेरी इस बात पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बाद मैंने सुना कि उसका एक लड़का हुआ है और वो और ज्यादा दिन नहीं बचेगी। उसने मुझे बुलाया है, शायद कोई आखिरी बात कहना चाहती है। मैंने देखा वो बिस्तर पर सोई हुई है और अपने बच्चे से कुछ कह रही है शायद। उसके बाद उसने मुझे बुलाया। मेरे पास जाने पर उसने हंस के बात करना शुरू करी, लेकिन वो हंसी व्यंग से भरी थी, मानो भविष्य में मेरी लाचार हालत को देखने के कारण वो हंस रही है। उसने कहा कि मैंने उससे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन उसका बेटा अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा, और अगर कोई मेरी संपत्ति और उसके बच्चे के बीच आएगा तो उसके ऊपर भयानक श्राप आएगा। उसके बाद वो मर गई। इस बच्चे की हाथ की दूसरी उंगली तीसरे से बड़ी थी और इसको लेकर अफवाह फैल गई कि इस बच्चे के अंदर शैतानी शक्ति है। इस बच्चे से सब डरते थे, लेकिन क्यों ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने लंदन में एक प्रोफेसर को चिट्ठी लिखा। उन्होंने कहा, ऐसे इंसान आदमखोर भेड़िए होते हैं, मतलब आधा इंसान और आधा भेड़िए। ये खून पीते हैं और इंसानों का इन्हें ज्यादा पसंद है। वो रात में शिकार करते हैं। इनकी बातें सुन के मैंने इनको और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा इस आदमी का दिमाग खराब है। मेरे लिए इस बच्चे को पालना मुश्किल था और इधर कोई इस बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं था। इतने दिनों में ये बात फैल चुकी थी कि इस बच्चे का दूसरी उंगली तीसरे से बड़ी है। आदमखोर भेड़िया, आदमखोर भेड़िया। इस बच्चे को देखने के बाद सब चिल्लाने लगते, लेकिन मेरे एक कर्मचारी ने इसको पालने के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी का कोई बच्चा नहीं था। लेकिन ये बच्चा 9 साल उम्र में ही भाग गया और वापस नहीं आया। इतना कह के मेरे चाचा थमे। मैंने उनको और कुछ न कहते हुए कहा, चाचा, इस एक कहानी की वजह से आप डर रहे हो। ये कोई नया जानवर होगा। देखने की गलती की वजह से आपको वो आदमखोर भेड़िया लगा। और कुछ मत कहिए। अभी कुछ दिन तक आप आराम कीजिए, देखिए आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और कौन सी नहीं, वो भी कमेंट कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो की स्टोरी भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी स्टोरी को मेरे इंस्टा पे डीएम करें। इस तरह के रोमांचक ऑडियो स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।